आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऐसी कौन सी टॉप 10 स्किल किसी भी एम्प्लॉयज़ के अंदर होनी चाहिए, वर्कर के अंदर होनी चाहिए। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो बाकी लोगों से भीड़ से कैसे अलग दिखें, या उनके अंदर लोग उनको अलग कैसे अपने कैटेगराइज करें कि इस बंदे में बहुत दम है या कुछ अलग है, ये बंदा सारे लोगों से हट के है। या फिर ऑर्गेनाइजेशन जब किसी भी बंदे को रिक्रूट करना चाहती हैं तो इस तरह की स्किल्स वो लोग उनमें देखती हैं एट टाइम ऑफ इंटरव्यू या सीवी शॉर्टलिस्ट करते टाइम पे उस बंदे को शॉर्टलिस्ट करते टाइम। तो ये स्किल्स आपको आनी चाहिए या फिर अपने अंदर लानी चाहिए। तो सब कौन कौन सी स्किल, ये टॉप 10 स्किल्स हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो स्किल आ जाती है वो कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है। कम्युनिकेशन वो चाहे ओरल कम्युनिकेशन हो या फिर रिटर्न कम्युनिकेशन हो। बंदे को अगर वो कहीं पे भी काम कर रहा है, वो एज अ टीम में काम कर रहा है या अपनी सीनियर टीम को या जूनियर टीम को, उसे कम्युनिकेट करना आना चाहिए। प्रेजेंट सिचुएशन को, जो पास्ट सिचुएशन हुई है या फ्यूचर में क्या सिचुएशन आने वाली हैं, तो ओरली वो सारे किस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं या किस तरह की चीज़ें हैं, अपनी बात को रखना आना चाहिए, बताना आना चाहिए, जो उस टीम को सिचुएशन को सही से प्रेजेंट कर सके और लोगों को समझ आ सके कि ये सिचुएशन कितनी अच्छी है, बुरी हो सकती है या क्या हो सकती है। ये ओरली होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ओरल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन इसलिए आना चाहिए कि प्रेजेंट में क्या क्या सिचुएशन हुई है आप वो लॉग बुक्स में अपन कोई भी रिकॉर्ड्स में मेंटेन करेंगे, किसी मेल के थ्रू किसी के कम्युनिकेट करना होता है, या कुछ ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं जो कि सारे के सारे आपके, जिनमें ना कोई भी एरर ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, उनकी लैंग्वेज गलत ना हो, वो चीज़ें समझ आएँ। तो ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लोगों को पता चलना चाहिए आपने क्या किया या क्या करने वाले हैं या क्या फ्यूचर प्लान है या किसकी वजह से क्या दिक्कतें आई हैं। तो सबसे पहले नंबर पे कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है। दूसरे नंबर पे जो स्किल आती है वो आती है टीम प्लेयर होना चाहिए। वो जो भी बंदा वहाँ काम करने वाला, उसे टीम में काम करना आना चाहिए। अगर वहाँ उनकी टीम में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं या 2 लोग हैं, तो वो टीम में खुद भी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, बाकी टीम को भी हेल्प कर रहा हो, या टीम को जहाँ भी जिस रोल में उस बंदे की ज़रूरत पड़ने वाली है तो वो रेडी होना चाहिए, अच्छे से परफॉर्म कर पाना चाहिए। और वो हमेशा अच्छा टीम में फिट होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पोजीशन पे। तो वो बंदा टीम प्लेयर अगर होता है तो बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, क्योंकि वो बंदे को, उसके अंदर अलग अलग स्किल होती है, तो किसी भी सिचुएशन में उस बंदे को यूज़ किया कर लिया जाता है, जिसे कह सकते हैं हम एक तरह से ऑलराउंडर की, कहीं पे वो फिट हो सकता है। तीसरे नंबर पे जो आ जाती है हमारी कंप्यूटर या फिर आईटी स्किल होनी चाहिए उस बंदे के अंदर। जो कंप्यूटर उसे आना चाहिए, जो बेसिक कम से कम नहीं तो एमएस ऑफिस उसको आना चाहिए, या फिर जो भी आज के टाइम पे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, आईटी स्किल्स हैं, उनको वो आनी चाहिए। जैसे सी प्लस प्लस अगर आईटी क्षेत्र में है, जावा, पाइथन, या फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो कोई भी एस हैं या ईआरपीज़ हैं, इस तरह की जो भी आईटी स्किल्स हैं उनको आना चाहिए। कंप्यूटर पे एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड्स, इन सारी जगहों पे काम करना उसको आना चाहिए। उसको रिपोर्ट्स बनाना या चीज़ों को कोई भी डेटा एनालिसिस करना है तो उन तरह के कोई चार्ट्स बनाने हैं या चार्ट समझने हैं, तो सारे के सारे चीज़ों को उसको समझना आना चाहिए। तो ये आ जाता है हमारा स्किल नंबर 3 पे आ जाता है। स्किल नंबर 4 पे आ जाता है वो बंदा इनिशिएटिव टेकर होना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी सिचुएशन में वो आगे बढ़ के उन सारी किसी भी चीज़ों के लिए इनिशिएटिव ले कि वो कोई वो चीज़ें कर सकता है, अच्छा कर सकता है, उसको हैंडल कर सकता है, या फिर उस काम को करवा सकता है, या उस चीज़ों को ट्राई कर सकता है एटलीस्ट। वो इनिशिएटिव लेने वाला जो भी पर्सन होगा, जो इनिशिएटिव आगे लेके हर बार आगे आएगा, तो ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो हैं उनको वैल्यू मिलती है, या उनको आगे उनको मौका दिया जाता है कि वो इनिशिएटिव, एटलीस्ट वो इनिशिएटिव लेगा या परफॉर्म करेगा या करने की कोशिश करेगा। तो अगला जो स्किल हमारी चौथे नंबर की स्किल रहती है वो इनिशिएटिव टेकर के लिए रहती है। पाँचवें नंबर की जो स्किल हमारी आ जाती है वो ऑर्गेनाइजेशन। उसको ऑर्गेनाइज करने कैसे आना चाहिए, एक टाइमलाइन जो मिली, उस टाइमलाइन के अंदर सारी सिचुएशन को, जो भी उनको रिसोर्सेज मिले हुए हैं, उन रिसोर्सेज को कैसे आसानी से अरेंज कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी मैन मशीन मटेरियल या मेथड या जो भी चीज़ें मिली हुई, डेटा मिले हुए हैं, उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर उनके बेटर रिजल्ट ला के, और टाइमली जो टाइमलाइन है उस टाइमलाइन में वो कैसे चीज़ें हैंडल करके दे सकते हैं। या फिर कोई भी अगर प्रोडक्शन लाइन पे काम कर रहे हैं, उनको जो भी इनपुट्स दिए गए हैं, मैन मशीन मटेरियल या फिर जो भी रॉ मटेरियल, तो सारी की सारी चीज़ों से कैसे वो मशीन को अच्छे से ऑपरेट करके विद क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे ला सकते हैं। तो ये जो अगली स्किल आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन स्किल आ जाती है, जो कि किसी भी पर्सन में होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में वो ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, टफ से टफ सिचुएशन में चीज़ों को एक साथ ला के और टाइमली उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए।
अगले नंबर की जो स्किल है वो होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन होना चाहिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स उसकी मशीन्स पे हैं, एरिया में हैं, डिपार्टमेंट में चल रही हैं या उसकी टीम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को उसको सॉल्व करना आना चाहिए, इनिशिएटिव लेके उन पे कोशिश करनी चाहिए। प्रॉब्लम्स को किसी भी खुद की हेल्प से, टीम की हेल्प से या कोई सीनियर टीम या किसी भी तरह के थर्ड पार्टी के थ्रू उसको हेल्प लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, ना कि एक दूसरे पे डालना चाहिए कि वो प्रॉब्लम उसकी वजह से आ रही, उसकी वजह से आ रही, मैं क्या कर सकता हूँ, वो क्या कर सकता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, उनकी रीज़न पता करना चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उस बंदे को बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। अगले नंबर पे आ जाता है हमारा क्रिएटिविटी। पर्सन क्रिएटिव होना चाहिए, वो आउट ऑफ बॉक्स सोच सकता हो, कहीं पे कुछ नया कि इसके बाद भी ऐसा हो सकता है, जहाँ पे बाकी लोग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता या ये नहीं किया जा सकता या ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वो आउट ऑफ बॉक्स सोच के एक बार कह सकता है कि नहीं यहाँ पर ये मेथड ला सकता है, आइडियाज़ ला सकता है। तो क्रिएटिव वे में कि इसको कैसे किया जा सकता है, आसान बनाया जा सकता है, उसको प्रेजेंटेबल जा सकता है, या उसके जो भी उसकी जो कॉस्ट है वो कम की जा सकती है, टाइमलाइन कम किया जा सकता है इन क्रिएटिव मेथड के थ्रू। तो वो क्रिएटिव होना चाहिए बंदा। तो ये अगली स्किल जो आ जाती है हमारी। अगले नंबर की जो स्किल है वो है लीडरशिप स्टाइल। मीन्स उसको एक बेटर लीडर होना चाहिए, अगर वो चाहे अपने जूनियर टीम के साथ काम कर रहा हो या कलीग टीम के साथ काम कर रहा है। अगर कुछ सिचुएशन ख़राब हो रही होती है या किसी अच्छी सिचुएशन में भी उसे लीड करना आना चाहिए, उसे आगे इनिशिएटिव लेना आना चाहिए, उसे आगे लीड करके अच्छा परफॉर्म करके दिखाना चाहिए या उनसे करवा के दिखाना चाहिए, अपनी टीम से अच्छा आउटपुट रिजल्ट ला के दिखाना चाहिए, चाहे वो अपने कलीग्स के साथ काम कर रहे हों या फिर अपनी जूनियर टीम के साथ काम कर रहे हैं। एक लीडर की तरह काम कर रहे हैं, उनको सबको साथ लेके चलना चाहिए। सबको एक जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, ले रहे हैं आप, तो उन सभी में उनको शामिल होना चाहिए या लोग हैप्पीली आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो लीडरशिप स्टाइल उनको आना चाहिए। नंबर 9 पे जो स्किल आ जाती है वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए पर्सन। जो कि पर्सन जहाँ अगर हार्ड वर्किंग होगा तो काफ़ी ज़्यादा पर अच्छे से परफॉर्म करेगा, किसी भी जो जॉब दिए जाएंगे उनका पूरा वो टाइमली पूरा करेगा, उन सारी चीज़ों के लिए वो पूरी कोशिश करेगा और अपनी टीम में जिस टीम के साथ काम कर रहे हैं उन सभी लोगों से वो आउटपुट या रिजल्ट्स लाने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत अच्छा रहता है किसी भी कंपनी के लिए। हार्ड वर्किंग पर्सन मतलब किसी भी सिचुएशंस में वो अपने क्विट ना करे, गिव अप ना करे कि नहीं अभी नहीं हो सकता, मैं इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता या इतने टाइम से ज़्यादा मैं नहीं रुक सकता। तो किसी भी सिचुएशंस में हो सकता है वो टाइम ज़्यादा लग सकता है, कई बार अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, तो उन जगहों पे भी वो अच्छा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर सके, उसके अंदर डेडिकेशन हो, किसी भी तरह के काम करने के लिए डेडिकेटेड हो कि पर्सन नहीं इस काम को परफॉर्म करना है, अपनी टीम से परफॉर्म करवाना है। तो ये बंदे के अंदर ये जो डेडिकेशन है वो होना चाहिए। अगले नंबर पे जो स्किल आ जाती है 10वें नंबर पे स्किल है वो है न्यूमेरिकली जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए, कैलकुलेशन उसे बहुत अच्छे से आने चाहिए। वो मैथ और साइंस में ही नहीं है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन में किसी जगहों पे जब काम करते हैं तो बहुत सारे डेटाज आते हैं, बहुत सारे जो नंबर्स आते हैं, उन सारी चीज़ों को एनालाइज करना होता है, उनसे डेटा को फाइनल रिजल्ट निकालने होते हैं या उनको समझना होता है वो कहाँ से कैसे आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी उनको आनी चाहिए, जो कि ये स्किल के नंबर 10 नंबर पे आ जाती है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल रहती है। और ये जो 11वें नंबर की स्किल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप एक जो विश्वसनीयता जिसे बोलते हैं हम, रिलायबिलिटी की, पर्सन अगर रिलायबल है, लोग उस पर भरोसा करते हैं कि इस बंदे को अगर ये काम दे दिया गया है तो सारे के सारे अच्छे से परफॉर्म करके देगा, ये इसमें कोई भी गलतियां नहीं होंगी, टाइमली मैनर पे करेगा। तो बंदा अगर रिलायबल है, भरोसेमंद है, तो फिर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा उस टीम के लिए, मैनेजमेंट के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल हो जाता है और हेल्पफुल हो जाता है। तो उस बंदे को बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, चाहते हैं, जानते हैं। तो ये जो रिलायबिलिटी है, भरोसेमंद है, तो ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए उस बंदे के अंदर।